हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर जी ऑफिसर वेदांतु। कैसी चली हुई जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन जहां हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 के कॉम्पिटेंसी के सवाल जो आपके मिड टर्म्स में आ सकते हैं, लाइट चैप्टर और ह्यूमनाइज चैप्टर का। हाँ जी, कॉम्पिटेंसी सुनकर मजा आया? क्योंकि मेरे ख्याल से 95% बच्चे नहीं जानते कि कॉम्पिटेंसी होता क्या है। कॉम्पिटेंसी मतलब होता है एमसीक्यू, एसेशन रीजनिंग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, यही सारी चीजें होते हैं कॉम्पिटेंसी। इसमें इसको देखकर डर मत जाना, सिंपल सी बात है। तो देखो, मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्या आने वाला है एग्जैक्ट। तो मेरा इस साल का अपने आप को मैंने प्रॉमिस किया कि मैं बच्चों के दिमाग में ना एग्जाम पेपर पैटर्न क्लियर करवा दूंगा। कम से कम इतना तो क्लियर होना चाहिए, है ना। तो देखो यार, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल आपके आते हैं सेक्शन ए में, जहां पर आपके क्या कहते हैं 20 सवाल होते हैं। कितने सवाल होते हैं? 20 क्वेश्चंस। इस 20 क्वेश्चंस में अगर मैं फिजिक्स से देखूं तो आता है आपका एमसीक्यूज 3 से 4। कितना? 3 से 4 आता है आपका एमसीक्यूज, ज्यादा नहीं। आज हम करने वाले हैं 7 एमसीक्यूज, ठीक है, इस सेशन में, और सिर्फ लाइट और ह्यूमन आई चैप्टर से। तो मतलब ज्यादा सवाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिजिक्स में अगर आप 3-4 एमसीक्यूज आते हैं, और इसी सेक्शन ए में आपका फिजिक्स में सिर्फ एक एसेशन रीजनिंग का सवाल आता है, एक एसेशन रीजनिंग का सवाल। आज हम 4 एसेशन रीजनिंग के सवाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है सेक्शन ई। सेक्शन ई में टोटल 3 सवाल होते हैं, लेकिन फिजिक्स का सिर्फ एक सवाल होता है, और वो होता है केस बेस्ड क्वेश्चन। आज हम 2 सवाल करेंगे। तो आप देख सकते हो कि आज जैसे भी आपका एग्जाम पेपर पैटर्न है, उसका दुगना सवाल हम करवा रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि इसी में से आने वाला है, इतनी गारंटी है। तो आप लोग रेडी हो? चलो फोड़ते हैं, जोर से बोलो बल्ले बल्ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। कमेंट्स में मुझे बताना कि आज के लिए आपका सबसे टफेस्ट सवाल क्या था। बाय द वे, आज का जो आखिरी केस बेस्ड सवाल है, ओहो हो, मजा आ जाएगा। वीडियो के एंड तक देखना, टॉप करना है तो। आगे बढ़ते हैं भाई, चलो एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला सवाल, इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज व्हाट यू वुड सी इफ यू लुक्ड एट द सन, तो हमें सूरज कैसा दिखता। नोट, यू शुड नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली। वाह, सीबीएसई कितना ख्याल रखता है आपका। ठीक है, तो अगर आपके पास एटमॉस्फेयर नहीं होता, हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होता, सूरज हमें कैसे दिखाई देता भाई? चलो, सूरज हमें येलो कलर का दिखाई देता, सूरज लाल कलर का दिखाई देता, सूरज ब्लैक कलर का दिखाई देता, और सूरज ब्लू कलर का दिखाई देता। क्या दिखाई देता भाई? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। आपके साथ भाई मैंने 4 ऑप्शन लगा दिए, ए है, बी है, सी है, डी है। विच ऑफ दिस वुड बी द कलर ऑफ द सन? बताइए बताइए। अच्छा, बाय द वे, कलर ऑफ द सन नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहा है कि अगर मैं सूरज की तरफ देखूंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा। सूरज और येलो कलर का स्काई, सूरज और रेड कलर का स्काई, सूरज और ब्लैक कलर का स्काई, सूरज और ब्लू कलर का स्काई, क्या दिखाई देगा? तो जो कलर वाला पार्ट है वो सूरज का कलर नहीं है, वो आपके स्काई का कलर है, ठीक है। तो उस बेसिस में क्या दिखाई देगा? ए, बी, सी या डी? आपके वक्त शुरू होता है 5 4 3 2 1। ऑफकोर्स ही बात है, आपको स्काई नहीं दिखेगी, आपको सीधा स्पेस दिखेगी, जैसे रात को होता है। रात को लाइट ना होने की वजह से स्कैटरिंग नहीं होती है, और जिसकी स्कैटरिंग नहीं होती है तो हमें सीधा स्पेस दिखता है, एटमॉस्फेयर नहीं दिखती है, सीधी स्पेस दिखती है जहां पर तारे, और पूरा स्पेस काला दिखाई देता है। वही सेम सीन सुबह के वक्त भी होगी, जहां पर सिर्फ सूरज दिखाई देगा और पूरा पूरा आसमान काला हो जाएगा। तो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर, सन एंड द स्काई शुड बी ब्लैक इन कलर। क्वेश्चन 2 ऑन योर स्क्रीन गाइस, 1 मार्क का। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली गिव्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट that take place when human eye changes its focus from a distant object to an object closer to the eye. Statement is correct about lens. अच्छा, ठीक है, correct to the eye। तो सिंपल सी बात है, अभी हमें ये समझना है कि इनमें से वो कौन से 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो सही तरीके से बताता है सीक्वेंस और प्रोसेस, जब हम किसी दूर की चीज को देखते देखते किसी नजदीक की चीज को देखते हैं तो क्या ट्रांजिशन आती है, वो ट्रांजिशन सबसे अच्छे से कौन बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ ले। सिलरी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, सिलरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। कर्वेचर ऑफ द आई लेंस इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बेटा आपका लेंस चपटा हो जाता है। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस। अगर नजदीक की चीज देखनी है तो फोकल लेंथ इंक्रीज क्यों होगा? फोकल लेंथ कम होना चाहिए ना, फोकस तो नजदीक पे आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, सॉरी ब्रो। सेकंड, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, कर्वेचर ऑफ द आई लेंस डिक्रीज। नहीं, कर्वेचर ऑफ द आई लेंस डिक्रीज नहीं होता ना। कर्वेचर ऑफ द आई लेंस डिक्रीज मतलब कर्वेचर क्या होता है? देखो, ये होता है कर्व। कर्वेचर बड़ा हो गया तो कर्वेचर मतलब और कर्व बड़ा, कर्व ज्यादा बड़ा हो गया।
कर्वेचर डिक्रीज हो गया मतलब कर्व कम हो गया, कर्व कम हो गया, स्ट्रेट हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कर्वेचर डिक्रीज नहीं होती है जब पास के पास देखना, कर्वेचर इंक्रीज होती है, आपका आंखें चपटे होते हैं, ऐसे चपटे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गई। सी क्या कहता है, सिलिडी मसल्स रिलैक्स होते हैं, कर्वेचर ऑफ द आइलैंड्स डिक्रीज होता है, नहीं ये भी गलत हो गया। कर्वेचर ऑफ द आइलैंड्स इंक्रीजेस, ऑफ द आइलैंड्स डिक्रीजेस। हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही लग रहा है, द आंसर शुड बी डी, करेक्ट। अरे हम गलत कैसे हो सकते हैं शर्मा गया। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, ठीक है बेटा। तो जब भी आपको नजदीकी चीज देखनी होती है, सिलिडी मसल रिलैक्स होते हैं और आपके लेंस चपटी होती है और आपका फोकस पास आता है। अगर आपको दूर की चीज देखनी होती है तो सिलिडी मसल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेंस लंबी हो जाती है, कर्वेचर कम हो जाती है और आपका फोकस दूर चला जाता है। क्योंकि यार ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आपका कर्वेचर ज्यादा रहेगा तो फोकस भी यहां पे होगा। क्यों? क्योंकि भाई फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है कि नहीं। अगर आपका चपटा होगा आपका लेंस तो फिर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां होगा, फोकस इतना ही होगा, तो देखो फोकल लेंथ छोटा हो गया अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंटर्स अ मीडियम फ्रॉम एयर, अगर एक लाइट रे एक दूसरे मीडियम से हवा में घुसती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। Which of the following is true about the refractive index of the medium Nm as compared to the refractive index of the medium or air Na? तो अगर मैं Nm upon Na करूंगा तो होगा क्या, ठीक है। तो इसको हम कैसे करें, सिंपल भाषा में आपको सबसे बड़ा हिंट दे दिया है कि जब लाइट इस मीडियम से हवा में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, ठीक है। तो यानी कि मान लो भाई ये आपका मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 है, मीडियम नंबर 2 क्या है भाई, हवा है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है M, ठीक है। या तो इसका नाम रख देते हैं हम शक्तिमान। कौन है ये है शक्तिमान। मीडियम नंबर 1 है शक्तिमान, ठीक है। शक्तिमान से जब हवा में लाइट, हवा में शक्तिमान से जब हवा में लाइट पहुंचती है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्मल कब होती है लाइट रे बेंड, जब मीडियम डेंसर होता है। When the light travels from a rare medium to a dense medium, the light ray bends towards the normal. RDTN, राधा फ्रॉम तमिलनाडु, ऐसे आप याद रख सकते हो, एक निमोनिक है जो मैंने सिखाया था बच्चों को, राधा फ्रॉम तमिलनाडु, राधा तेरा झुमका, वही राधा, ठीक है, राधा फ्रॉम तमिलनाडु। तो when the light travels from rare to denser medium, it bends towards the normal। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि शक्तिमान जो है रेयर मीडियम है, उसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी कम है और एयर की डेंसिटी ज्यादा है। तो प्रॉब्ली शक्तिमान वैक्यूम होना चाहिए, क्योंकि एयर से भी कम डेंसिटी आप समझ लो किसकी होती है, ठीक है। चलो जाने दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसकी डेंसिटी कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम ही होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और अगर यहां पर डेंसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। प्लीज हमेशा याद रखिएगा भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो अगर मैं यहां पर इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो यहां पर न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, हियर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, करेक्ट। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 5/10, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, 5/10 है 0.5, ये लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है आपकी वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो यहां पर ऑप्शन क्या है, Nm इज इक्वल टू Na, ना मुन्ना, Nm इज लेस देन Na, यस मुन्ना, Nm is greater than Na, no मुन्ना, refractive index cannot be compared based on the given information, ना मुन्ना, ना। क्लियर हो गया, सिंपल सवाल। तो बस ये रिलेशनशिप याद रख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, नोट डाउन कर लो, जिंदगी सफल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यस है क्या, लाइट एंटर्स अ मीडियम फ्रॉम एयर, अरे मैंने उल्टा कर दिया यार, मैंने उल्टा कर दिया, हवा से उस मीडियम में जा रहा है। अरे यार मैंने गलत सवाल ही गलत पढ़ लिया, एंटर्स अ मीडियम फ्रॉम एयर, मुझे लगा था हवा में मीडियम से जा रहा है, सॉरी ब्रो सॉरी। तो उसको सीधा उल्टा कर दो बच्चों, जो मैंने समझाया था, मीडियम की डेंसिटी ज्यादा, रिफ्रैक्टिव, तो ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो यहां पर ग्रेटर देन वैल्यू आएगी, सॉरी, हाँ मुन्ना, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, मेरी गलती, माय मिस्टेक, बट यू गेट द कॉन्सेप्ट ना, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। चलो तीसरा सवाल, चौथा सवाल, द पिक्चर शोज द पाथ ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। अब ध्यान से करूंगा मैं, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है, ठीक है। मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, और यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि भाई लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था,
लेकिन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हो गया, यानी कि द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम, दैट्स व्हाई इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? डॉक्टर अनवर, डॉक्टर अंशुल, डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर अंकुश, जो भी नाम देना है, तो मैं तो डॉक्टर अनवर देता हूं, जहां पर या तो आप ड्रैन भी बोल सकते हो, ड्रैन, अंडमान निकोबार भी बोल सकते हो आप, डायरेक्ट फ्रॉम अंडमान निकोबार। तो डॉक्टर अनवर ये कहते हैं कि अगर लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होती है। ठीक है, तो ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम। अब सवाल पूछो, द पिक्चर शोज द पाथ। अच्छा ठीक है भाई, ओके, सवाल क्या है? मीडियम 1, मीडियम 2। अच्छा, कौन सा मीडियम होना चाहिए, ऐसे पूछ रहा है। अच्छा, मैं भी सोच रहा हूं कि भाई सवाल है क्या। यहाँ पे एक कॉलम दी गई है और ये ABCD ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा मीडियम 1, कौन सा मीडियम 2, कौन सा सही है यहाँ पर ये बताना है। मीडियम 1 पानी बोल रहा है, यहाँ पर केरोसिन बोल रहा है। ओके, मीडियम 1 केरोसिन बोल रही है, मीडियम 2 डायमंड बोल रहा है। नहीं, दूसरा मीडियम रेयर होना चाहिए, तो डायमंड तो रेयर नहीं है, केरोसिन, डायमंड तो सबसे ज्यादा डेंसर मटेरियल है ना। फ्लिंट ग्लास और वाटर नहीं, फ्लिंट ग्लास और वाटर हो सकता है कि फ्लिंट ग्लास एक डेंसर मीडियम होती है एज कंपेयर टू पानी। ठीक है, केरोसिन एंड फ्लिंट ग्लास नहीं, यहाँ पर फ्लिंट ग्लास डेंसर होता है केरोसिन से, तो ये भी नहीं होगा। पानी और केरोसिन नहीं, पानी केरोसिन से ज्यादा डेंसर होता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी होना चाहिए कि भाई मीडियम 1 डेंसर मीडियम है, ग्लास मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और पानी का होता है 1.33। तो ऑफ कोर्स ये बात है, सी होनी चाहिए जवाब। अरे सी है, अरे मैं क्या बोलूं अपना। ठीक है, तो इसके लिए, इस जवाब को समझने के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज का थोड़ा बहुत क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इसका एक क्लियर टेबल आपको आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, उसको पूरी याद करने की जरूरत नहीं है। बस पानी, ग्लास, डायमंड और केरोसिन, इन चार का थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि इन चारों पे ही ज्यादातर सवाल आता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं गाइस। A mirror magnifies the image of an object by -1.5 times. A mirror magnifies the image of an object by -1.5 times, यानी कि आपको मैग्निफिकेशन दी गई है -1.5। मैग्निफिकेशन आपको -1.5 दे दिया है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि भाई ये रियल इमेज है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, और रियल इमेज है और तो डेफिनेटली ये कॉनकेव मिरर होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आपको नहीं देता है रियल इमेज। 1.5 टाइम्स यानी कि ये एनलार्ज्ड इमेज है। एनलार्ज्ड इमेज आपकी बन रही है, तो ऑब्जेक्ट को डेफिनेटली होना चाहिए बिटवीन क्या, बिटवीन F एंड C। अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज एनलार्ज बनती है ना। इतनी सारी चीजें पता चल जाती है सिर्फ मैग्निफिकेशन जानकर। आगे पढ़ते हैं, मेरे साथ हर दिन पढ़ते रहोगे बेटा, तो ये सारे शॉर्टकट समझ में आते रहेंगे। ठीक है, तो है ना, मेरे साथ जो पढ़ते हैं हमेशा बच्चों, चैट मुझे बताना ये सब पता है कि नहीं, वेरिफिकेशन मेथड बाय अभिषेक सर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। कुंडली तो निकाल दी हमने, ये क्या चीज है? इमेज इज रियल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। हाँ, इमेज इज रियल एंड स्मॉल, नहीं। इमेज इज वर्चुअल, नहीं। इमेज इज वर्चुअल, नहीं। खत्म। उससे ज्यादा और भी पूछ लो कुछ, हम बता देंगे, इतने सारी इंफॉर्मेशन आगे सिर्फ मैग्निफिकेशन से। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन ही पूछ ले तो हम बता देते हैं, है कि नहीं। तो ए शुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। The table below shows the refractive index of different materials. ठीक है, पानी, केरोसिन, फ्लिंट ग्लास और डायमंड का दे दिया है। ठीक है, पानी, केरोसिन, फ्लिंट ग्लास और डायमंड का दे दिया है। The formula for calculation the refractive index भी दे दी है। ठीक है, फॉर्मूला भी दे दिया है। ठीक है, of a material is what does X stand for? है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे कि भाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन X। X क्या है बताओ, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इतना लड्डू क्या होता है भाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। लड्डुत्व सवाल, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं लड्डुत्व सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। रोहन lit an incense stick in his room and after an hour observed that when a beam of sunlight entered his room through a small gap in the window he was able to see the path of the beam। इसे को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट या तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Which of the following is most likely true about the air present in the room? टिंडल इफेक्ट आपको सिर्फ कोलॉइडल मीडियम में दिखता है। इट इज अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड सोल्यूशन, कोलाइड। इतना इजी सवाल पूछोगे सीबीएसई वाले तो फिर क्या करेंगे जिंदगी में हम।
इसी के साथ आपका खत्म होता है एमसीक्यूज। हम आगे बढ़ रहे हैं सेशन रीजनिंग में। जैसा मैंने आपको वादा किया था, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं गवाऊंगा। अभी ऑलरेडी 15 मिनट हो चुके हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि भाई ये 20 से 25 मिनट के अंदर खत्म हो जाए, आपका शॉर्टेस्ट टाइम में सबसे ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे सेशन रीजनिंग करते हैं भी सीधा। अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो कीप हिटिंग द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि भाई टफेस्ट सवाल आज का कौन सा लगा आपको। वैसे तो सारे से इजी है। एसेशन रीजनिंग कैसे करते हैं पहले बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, इसी एग्जांपल से बताता हूं। एसेशन रीजनिंग करने के लिए हमेशा ऐसे समझना कि पहले आप स्टेटमेंट नंबर 1 को पढ़ोगे, फिर देखोगे वो ट्रू है कि फॉल्स, फिर स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ोगे, फिर देखोगे कि भाई वो ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है, अगर मान लो स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स हुआ तो फिर आपको कुछ और नहीं करना है। 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन होगा एसेशन फॉल्स है, स्टेटमेंट नंबर फॉल्स है, रीजन को फिर ट्रू होना ही पड़ेगा। आप सीधा ऑप्शन डी क्लिक कर देना, चेक कर लेना, क्योंकि रीजन फिर आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं कि एसेशन रीजन बोथ आर फॉल्स, वो ऑप्शन है ही नहीं। यहां पर रीजन को ट्रू होना ही पड़ेगा, आप बस अंधाधुन यहां पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब मान लो अगर एसेशन ट्रू होता है तो फिर ये ऑप्शन बाहर निकल गया, एसेशन ट्रू है, इन तीनों में से कोई होगा। फिर आप रीजन पढ़ना कि रीजन ट्रू है कि नहीं। अगर मान लो रीजन फॉल्स निकला तो फिर बेटा ये जवाब हो गया आपका सी, एसेशन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, खत्म। अब मान लो रीजन भी ट्रू निकला तो फिर ये ऑप्शन भी आपके पास नहीं है, ए और बी है। ठीक है, फिर अब आपको देखना है कि क्या जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो स्टेटमेंट नंबर का रीजन बता रहा है कि नहीं। मतलब अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 1 से पूछूं क्यों, तो क्या स्टेटमेंट नंबर 2 जवाब दे रहा है कि नहीं। अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 1 से क्यों पूछूं, वाई पूछूं, तो उसका जवाब रीजन है कि नहीं। ठीक है, मैं हमेशा ये एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो भी कुलदीप चैनल पर है तो कुलदीप भैया थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो हम मान लो कुलदीप भैया स्टेटमेंट नंबर 1, कुलदीप भैया बैंगलोर में रहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, कुलदीप भैया का ऑफिस वेदांतु बैंगलोर में है। ठीक है, सिंपल, 2 स्टेटमेंट दे दिया मैंने। तो कुलदीप भैया बैंगलोर में रहते हैं, सही है गलत है, सही है, तो ये ऑप्शन नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2, कुलदीप भैया का ऑफिस बैंगलोर में है, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है गलत है, सही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। कुलदीप भैया बैंगलोर में इसलिए, तो कुलदीप भैया बैंगलोर में क्यों रहते हैं, तो जैसे मैंने स्टेटमेंट नंबर 1 से क्यों पूछा, क्या स्टेटमेंट नंबर 2 जवाब दे रहा है। स्टेटमेंट नंबर से मैंने क्यों पूछा, क्यों रहते हैं, क्योंकि उनका ऑफिस बैंगलोर में है, तो एक्सप्लेन कर दिया, रीजन सही बताया। तब जाओगे आप ऑप्शन नंबर ए को चूज करोगे कि भाई हाँ स्टेटमेंट नंबर 1, 2 दोनों सही हैं और आपका रीजन सही में एक्सप्लेन कर रहा है ए को। अगर वो एक्सप्लेन नहीं करता है तो फिर वो ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा आपको, ये नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल इज लेसर देन इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल इज लेसर देन दैट इन वाटर। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑयल आपके पानी से ज्यादा डेंसर है। हाँ तो सही है, हाँ क्योंकि ऑयल ज्यादा डेंसर है पानी से, तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट ऑयल में कम है, तो एसेशन ट्रू स्टेटमेंट है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। ठीक है, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, एक सेकेंड, नहीं ना, उल्टा होता है ना, वाटर फ्लोट्स ऑन ऑयल। फिजिक्स भूल गया क्या, पानी तेल पे तैरता है कि तेल पानी में तैरता है, तेल पानी के ऊपर तैरता है ना, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, हाँ करेक्ट, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ऑयल तो नहीं ना, तो फिर स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गया, ऑयल इज नॉट डेंसर देन वाटर। भाई एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, ओ हाँ मैं इस कॉन्सेप्ट को बताना भूल गया आपको कि भाई जो डेंसिटी हम कहते हैं, ये सवाल वही टेस्ट करता है, ये जो डेंसिटी की हम बात करते हैं ना, ये मास डेंसिटी की बात नहीं करते हैं जो आपने 9th में पढ़ी थी, हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी की। तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ मास डेंसिटी की, उसकी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मास पानी से कम है इसलिए फ्लोट करता है। लेकिन अगर हम नोटिस करेंगे इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि एक मटेरियल कितनी लाइट अपने से गो थ्रू करने देता है।
जाने देते हैं। जैसे कंडक्टर होती है, इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे ही यहां पर होता है ऑप्टिकल डेंसिटी कि भाई कितनी लाइट पार हो पा रही है। तो उस सेंस में ऑयल में कम लाइट आर पार जाती है एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए ऑयल पानी से ऑप्टिकली डेंसर है, मास वाइज नहीं ऑप्टिकली डेंसर है। तो इस वजह से ए और आर दोनों सही है, लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है भाई स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 1 को एक्सप्लेन नहीं करना। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट ऑयल में कम क्यों है? क्योंकि तेल पानी में तैरता है इसलिए नहीं। तो ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी वाली बात याद रखना, इस वजह से सवाल आया हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भाई ये कैसे हो रहा है यार, ए फॉल्स है आर ट्रू है, कैसे हो रहा है ये? जैसे मैं कंफ्यूज हो गया ना वैसे आप हो जाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एसर्शन और स्टेटमेंट नंबर 1, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। बिल्कुल सही, हाँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज रेस्पॉन्सिबल, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो फिर ये नहीं हुआ आपका जवाब। दूसरा, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ एयर। ट्रू, क्योंकि भाई हर जगह टेम्परेचर अलग अलग होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी हवा की अलग अलग होती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होती है। तो दिस शुड बी आइडियली ए, कि हाँ भाई ए और आर ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ही होना चाहिए, बिल्कुल सही। अब 10वां सवाल, assertion और स्टेटमेंट नंबर 1, a rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower। true, natural है, बिल्कुल है। a rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun। opposite to that is, हाँ, सूरज हमारे पीछे होता है, रेनबो सामने होता है, बीच में बारिश होती है, तो सूरज से रोशनी आई, बारिश में गिरी और फिर रेनबो बन गया। हाँ, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन अगर मैं सवाल पूछूं रेनबो से, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर, क्यों? क्योंकि वो सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है इसलिए? नहीं, बिकॉज डिस्पर्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ रेन ड्रॉप्स, रेनबो फॉर्मेशन होती है इस वजह से, है ना। तो ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही है, ठीक है। अब आखिरी सवाल आपके सेशन रीजनिंग का, फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट बैक द ड्राइवर यूजेस कॉन्वेक्स लेंस। रियली? डज इट यूज अ कॉन्वेक्स लेंस? क्या कार के रियर व्यू मिरर्स लेंस होता है? नहीं, दे यूज ए कॉन्वेक्स मिरर। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो इफ दैट इज ओ देखो अब ये देखो ऑप्शन आ गया, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो वरना क्या करते हैं हम सीधा डी कर देते हैं, लेकिन अभी यहां पर एक ऑप्शन है ए एंड आर आर बोथ आर फॉल्स। वो उन्होंने देखो पिछले सवाल में ऐसा नहीं था, अब कर दिया उन्होंने, देख रहे हो? हाँ, मैं वही कर रहा हूं, तो ये तो फॉल्स है भाई। अब आपको रीड करना पड़ेगा रीजन, इस वजह से उन्होंने कर दिया। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज मच लार्जर फील्ड ऑफ व्यू देन कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट? लेंस और मिरर को कंपैरिजन कब से आने लग गया भाई? अभी कॉन्वेक्स लेंस का मच लार्जर फील्ड ऑफ व्यू है देन कॉन्वेक्स मिरर, ये कैसे? अरे ये बाय द वे दैट इज फॉल्स एज वेल। तो बोथ ए आर फॉल्स, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, उसका फील्ड ऑफ विजन कॉन्वेक्स मिरर से ज्यादा नहीं होता है। कॉन्वेक्स मिरर से ज्यादा शायद कॉन्केव लेंस का हो सकता है, बट कॉन्वेक्स लेंस का डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो बोथ ए एंड आर शुड बी द फॉल्स, करेक्ट, यस। सिंपल, कंफ्यूज कर देते ना इतना ए एन आर वाले। तो अगर आपको ए एन आर के और प्रैक्टिस करने हैं ना बेटा, तो क्या करना, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, आपको एंड में एक अच्छा सा सेट ऑफ प्लेलिस्ट मिलेगा और टैग्स वगैरह चीजों से पहले, ठीक है, एंड में मिलेगा। वहां पर एसेशन रीजनिंग का सेपरेट प्लेलिस्ट है चैप्टर वाइज, क्लिक करो, कर दो, प्रैक्टिस करो चैप्टर वाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टू द केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब जैसे मैंने आपको सिखाया कि भाई एसेशन रीजनिंग कैसे करते हैं, वैसे मैं आपको केस बेस्ड क्वेश्चन करना सिखाता हूं, ठीक है, बहुत सिंपल है। केस बेस्ड क्वेश्चन इज इक्वल टू अनसीन पैसेज इन इंग्लिश और अपठित गद्यांश इन हिंदी, ठीक है। इसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा या तो फिर आपको एक टेबल दे दिया जाएगा। टेबल देता है तो टेबल को अच्छे से एनालाइज करके जवाब देना, पैसेज देता है तो पहले मत पढ़ना, सीधा पहले सवाल करो। अगर सवाल पढ़कर लगता है कि यार पढ़ना चाहिए तो फिर पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इतना बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं सीधा सवाल करूंगा, विच रीजंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मायोपिया। ये पैसेज में भी नहीं होगा, और ये जानने के लिए आपको पेपर पढ़ने, आपको सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मायोपिया का रीजंस क्या होता है। क्या होता है भाई? पॉइंट नंबर 1 जल्दी बताओ, मायोपिया के रीजंस क्या होते हैं? मायोपिया के रीजंस होते हैं लॉन्गर आईबॉल्स। क्या होते हैं? लॉन्गर आईबॉल्स। उसके अलावा क्या होता है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ये होता है आपका सिंपल से,
ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ए खत्म। बी, हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज फार साइटेडनेस। और ये मैंने इसका ट्रिक आपको बताया था कल, वो कल के सेशन में, विच इज नथिंग एल्स बट MDH मसाले। MDH के मसाले में जो नाना जी आते हैं ना आपके, अरे यार नाना जी का स्पेलिंग हमेशा गलत क्यों लिखता हूँ, हाँ नाना जी जो आते हैं ना आपके एडवर्टाइजमेंट में, याद है, वही है भाई इनका ट्रिक, MDH नाना जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई देखो M का मतलब होता है आपका मायोपिया, जिसमें दूर का नहीं दिखता है, हाइपरमेट्रोपिया नजदीक का नहीं दिखता है, तो नजदीक का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है, तो फार साइटेडनेस, लेस नहीं है नेस, फार साइटेडनेस का मतलब दूर का दिखता है, ठीक है। बेबी हो गया। सी, a student who is sitting on the first bench in the class is not able to see what is written on the board. The student is suffering from which defect? क्योंकि भाई फर्स्ट बेंच पे बैठा है और बोर्ड नहीं दिख रही, तो मतलब पास का नहीं दिख रहा, तो भाई क्या है, इस बच्चे को हाइपरमेट्रोपिया है ना। एंड विच टाइप ऑफ लेंस इज सुटेबल फॉर हिम? हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो वहां डायग्राम में है। व्हाट इज कैटरैक्ट? ये आपके सिलेबस पे नहीं है, लेकिन मान लो अगर आगे तो कैसे करते हैं। कैटरैक्ट क्या होता है? कैटरैक्ट इज द डिफेक्ट ऑफ द आई व्हेन द लेंस के अंदर एक व्हाइट कलर का फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है। जैसे आप पानी में दूध डालोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा वो व्हाइटिश कलर क्लाउडी हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर सीन होती है, जिसकी वजह से आपका लेंस फिर रिफ्रैक्ट करना बंद कर दे तो आपको चीजें दिखती नहीं। ठीक है बेटा, कूल है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आई थिंक इट्स अगेन फ्रॉम लाइट। ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर डायग्राम के साथ दिया हुआ है, तो फिर करना चाहिए हमें इसको बराबर से। तो देखा आपने, हमें पढ़ना ही नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ा। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि केस बेस्ड क्वेश्चन पहले आप सवाल देखो, खुद से आता तो कर लो, जब वक्त बच जाता है बाद में पढ़ लेना, कोई इशू नहीं, ठीक है। वक्त बचाने के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही बहुत वक्त चला जाता है। Copy this scaled ray diagram given below. Draw more required incident rays from the pencil to illustrate the formation of the image of the pencil by the convex lens of focal length 3 cm. भाई बनाओ डायग्राम, बनाओ भाई, ठीक है। और कौन सा रे बनाए? चलो यहां सर एक और रे पैरेलल बनाते हैं, आ जाओ। एक रे पैरेलल जाएगा तो क्या होगा, वो यहाँ पे F2 2F2 मान लो यहाँ पे कहीं पे है भाई, तो वो F2 से निकलेगा और आपका इंटरसेक्शन होगा कहीं ना कहीं इमेज बनेगा, ठीक है। वही सेम चीज हमें यहां से भी करनी है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से गया, दूसरा फिर पैरेलल गया और निकला, तो ये यहीं पे इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है, कूल। ये सीन है, बना दिया डायग्राम हमने, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है? योर कंप्लीटेड डायग्राम शुड शो द इमेज ऑफ द वोल पेंसिल। अच्छा, वोल पेंसिल का डायग्राम दिखाना है इनको, तो यार तो फिर हमें फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटर तरीके से, क्योंकि फोकल लेंथ तो दिया नहीं है। फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर, अच्छा फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो फिर उस हिसाब से करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं फिर, ठीक है भाई साहब। तो अगर आपका फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये F1, तो आपका 2F1 यहां पे आएगा, करेक्ट, सही है, ओके। ठीक है, फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो पेंसिल का ये वाला पार्ट आपके 2F1 F1 के बीच में है 5 सेंटीमीटर पे, और 2F1 आपका होगा 6 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपके 2F1 के बियॉन्ड है, ठीक है बेटा, सही। अब वही चीज हम यहां पर करते हैं, F2 जो है अगेन आपका 3 सेंटीमीटर पे होगा, और 2F2 आएगा आपके 6 सेंटीमीटर पे, ठीक है। 2F2 आपका आएगा 6 सेंटीमीटर पे। अब इसके बाद अगर हम डायग्राम बनाएं तो क्या होगा, तो भाई एक रे निकली ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, दूसरी रे कैसी जानी चाहिए, दूसरी रे जानी चाहिए फोकस के थ्रू, ठीक है। बस नहीं भाई, ये तो फोकस के थ्रू जाएगी, तो बियॉन्ड 2F2 कटेगा, तो मैं डायग्राम गलत बना रहा हूं क्या? मेरे को थोड़ा सा और बेटर बनाना चाहिए यहाँ पे डायग्राम मेरे ख्याल से। चलो आ जाओ, ये गई सीधी, ये और गलत बना रहा हूं मैं, ठीक, कोई बात नहीं। इसको बियॉन्ड 2F2 यहां पर इंटरसेक्शन होना चाहिए, सो आपका पेंसिल का जो पहला वाला पार्ट है वो यहां पर रहेगा, ठीक है। अब पीछे वाले पार्ट का डायग्राम बनाते हैं, पीछे वाले पार्ट का डायग्राम ब्लू कलर से बनाते हैं, ठीक है। आ जाओ देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहां से रे आपकी पहले ऑप्टिकल सेंटर से निकालता हूं मैं,
इसकी इसकी इंटरसेक्शन बिटवीन F2 एंड 2F2 होनी चाहिए, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 रखा हुआ है। ठीक है, ये गई ऑप्टिकल सेंटर की तरफ सीधी। ओके, दूसरी, अगर मैं इसको निकालूं F1 के थ्रू तो फिर वो पैरेलल हो जाएगी, हाँ, और आपका इंटरसेक्शन यहाँ पे होगा। तो आपका इमेज यहाँ पे कैसे बन रहा है ना, अगर मैं आपको अच्छे से बना दूं इमेज, तो बेसिकली आपका इमेज बन रहा है ऐसे, जहां पर पेंसिल का जो पीछे वाला भाग है यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, पेंसिल का सामने वाला भाग यहां पे है। तो बेसिकली योर पेंसिल इज फॉर्मिंग लाइक दिस। ऐसे बन रहा है आपका पेंसिल। ठीक है, उल्टा बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे। अब सवाल क्या है, डायग्राम बन गया, ठीक है। अब What is the distance of the image of the pointed end of the pencil from the lens? अच्छा, लेंस से पॉइंटेड एंड का क्या है, तो भाई मतलब हमें इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानकर इमेज डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, क्योंकि भाई सिर्फ पॉइंटेड एंड का पूछ रहा है ना, पॉइंटेड, तो बेसिकली इस पॉइंटेड एंड का इमेज डिस्टेंस निकालना है, वी निकालना है, सिर्फ इस पॉइंट का निकालना है। तो निकाल देते हैं। तो हमारे लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/v निकालना है, तो 1/u को वहां ले आओ, तो 1/f प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर, प्लस 3 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि भाई कॉन्वेक्स लेंस है। प्लस u कितना है, देखो भाई आपका पॉइंटेड एंड 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट से, तो u हो जाता है 5 सेंटीमीटर, और u हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, -5। उसके बाद करेंगे तो आप एलसीएम निकालोगे, मैं एलसीएम निकालूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे मेथड से, तो -5 + 3 हो जाता है -2, 3 × -5, तो v की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पॉइंटेड एंड v 7.5 सेंटीमीटर दूर है, वो भी हो गया। c क्या कहता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल, इमेज का लेंथ कितना है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये जो लेंथ है ना वो पूछ रहा है अभी, इमेज का लेंथ कितना है, इमेज का लेंथ कितना है पूछ रहा है, निकाल दे। ठीक है, इमेज का लेंथ, इमेज का लेंथ निकालने के लिए आपको ये वाले पॉइंट का भी इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मिल गया, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है कितना 7.5, ये अगर मिल गया तो फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जवाब आ जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट का इमेज डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये लेंथ मिल जाएगी मेरे को। करेक्ट है, ठीक है भाई। तो सेकंड पार्ट का भी निकाल देते हैं। कहाँ गया, कहाँ करें, यहीं पे कर दे क्या, साइड में, यहां पर कर दे, नहीं यार जगह नहीं है मेरे ख्याल से, लेट मी डू इट हियर। ठीक है, ओके, आ जाओ। तो अगेन सेम केस यहां पर 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। फोकल लेंथ अभी भी सेम रहेगा 3, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल जाएगी। अब आपका ये जो पॉइंटेड हैंड है वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा दूर है, तो 5 + 4 -9 सेंटीमीटर हो जाता है आपका इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो 1/v इज इक्वल टू, अगेन आप एलसीएम निकालो, -9 + 3 हो जाता है -6, 3 × -9, 3 1 = 3 2 = नेगेटिव कैंसिल, तो 4.5 आपकी v की वैल्यू आ जाती है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर आ गई। अब 4.5 और 7.5 में कितना डिस्टेंस है भाई, आपका इमेज का लेंथ कितना हो चाहिए, फिर इमेज लेंथ इज इक्वल टू v1 मान लो, इसको v2 मान लो, v1 - v2 इज बेसिकली 7.5 - 4.5, आंसर कम्स आउट टू बी 3 सेंटीमीटर। आपके इमेज का लेंथ 3 सेंटीमीटर दिख रहा है हमें, 3 सेंटीमीटर है। अच्छा ठीक है भाई, सही है, 3 सेंटीमीटर, बढ़िया। लेकिन अब मुद्दा यहां पर ये है ना, मुद्दा यहां पर ये है, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, समझे। ये मैंने अभी कैलकुलेट किया, आपको एक्चुअली यहां पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड बच्चों, सो सॉरी। ठीक है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट हियर, क्योंकि आपको कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोला है। आपको बस लेंस का डायग्राम बनाना है, और डायग्राम आपको स्केल्ड बनाना है। अगर आप स्केल, जैसे यहां पे पहले बोला, कॉपी द स्केल्ड रे डायग्राम, स्केल के साथ बना लोगे तो वहीं पे आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, क्योंकि आप स्केल्ड बना रहे हो, समझे। तो दैट वाज इट गाइस, आई थिंक वी आर डन विद टुडेज सेशन। आई रियली होप ऑल ऑलवेज एंजॉयड दिस लास्ट अमेजिंग क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बोला था सेशन की शुरुआत में कि भाई आज का आखिरी सवाल बढ़िया है ना।
तो मजा आ गया होगा आपको। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको आ सकता है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के तरीके से। तो थैंक यू सो मच, यू गाइस आर अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ दिस सेशन, वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने कुल मिलाकर 7 MCQs, 4 एसेशन रीजनिंग और 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं लाइट और ह्यूमन आई के। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड टर्म्स। अगर आपको ऐसे ही और प्रिपेयर करते जाना है तो इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना अभी के अभी। और वेदांतो 9th एंड फिजिक्स नाम का एक और मेरा चैनल है जहां पर मैं सिर्फ शॉर्ट्स के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, तो देखना शुरू कर देना। लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। एक सेकंड भाई, जाने से पहले आपको जिंदगी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे अभी। बिकॉज यू आर इन दिस सेशन वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट कि भाई आपको प्रैक्टिस करने का जुनून चढ़ा हुआ है कि नहीं? प्रैक्टिस करना है सर, पढ़ाई करनी है, डाउट सॉल्व करना है, सब कुछ करना है, लेकिन बीच बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है ना? सिलेबस कंप्लीट नहीं है, डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, मोटिवेशन नहीं मिलता, है ना? ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आते हैं, तो उन सारे प्रॉब्लम्स का जवाब है आपके सामने वेदांतों का आकार बैच, और ये लॉन्च हो चुका है। मिड टर्म तक के लिए तो भाई जो भी हमारे बच्चे हो तो फोड़ रहे हैं डेफिनेटली। अभी मिड टर्म में आप तो हुए नहीं, हमारे साथ जुड़े नहीं आप, जिसकी वजह से आप शायद फोड़ नहीं पा रहे होंगे, या तो फोड़ पा रहे हो तो मैं बहुत प्राउड हूं आपके लिए, आप किसी की हेल्प के बिना फोड़ पा रहे हो, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड। लेकिन जो बच्चे नहीं फोड़ पा रहे ये उनके लिए है। तो बेटा अब देखो, मिड टर्म से लेकर बोर्ड एग्जामिनेशन तक आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने महीने हैं? 6 महीने में। और 6 महीने में तो भाई हमारे ISRO ने चंद्रयान भी लॉन्च कर दिया, आदित्य 1 भी लॉन्च कर दिया, बहुत सारी चीजें, चांद, स्पेस, सन, सूरज सब तक पहुंच चुकी है। आपका 10th बोर्ड में टॉप करना डिफिकल्ट कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये वादा मेरा है, आप कर सकते हो, क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आपकी और आपको थप्पा लगा कर देते हैं कि भाई आपका परसेंटेज इंप्रूव होने वाला है। वो थप्पा क्या, उस थप्पे का नाम क्या मैं बताता हूं कुछ देर में, बट बी विथ मी हियर, ठीक है? ये बहुत सारे हमारे पॉइंटर्स हैं जो बेसिकली हम आपको आपके कोर्सेस में देते हैं। कुछ पॉइंटर्स को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, बाकी पॉइंटर्स को आप खुद पढ़ लेना। जो पॉइंटर सबसे ज्यादा मायने रखता है वो ये है कि सर जी टीचर्स कौन होने वाले हैं? इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये कैसे मैं गारंटी से कह सकता हूं? इसलिए कह सकता हूं कि भाई क्योंकि मैं खुद बहुत लोगों को हायर करता हूं, और आपको भी पता होना चाहिए कि भाई वेदांतु के टीचर्स बहुत डिफरेंट कंपनीज में जाते हैं, है ना? देखा ही होगा आपने। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चाहते हैं दूसरे कंपनीज की पहुंचे वेदांतु के टीचर्स वहां पर। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा हायरिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट होता है, एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। हर एक टीचर को क्रॉस करना होता है एक सब्जेक्ट लेवल का इंटरव्यू, उसके बाद क्रॉस करना होता है एक HOD लेवल का इंटरव्यू, उसके बाद क्रॉस करना होता है हमारे फाउंडर्स के साथ इंटरव्यू, उसके बाद फिर वो हमारे पेड क्लासेस में पहुंचते हैं, उसके बाद एक एडिशनल इंटरव्यू होती है अगर वो टीचर्स को यूट्यूब पे पढ़ाना होता है। तो इट इज अ ट्रबलसम प्रोसेस और बहुत रिगरस आपकी क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट हायरिंग होती है टीचर्स की। बहुत मुश्किलों के बाद टीचर्स पहुंचते हैं, लेकिन जो टीचर्स पहुंचते हैं ओ मजा आ जाता है देखकर उनको ना। ये कैसे प्रूव होता है भाई? लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ाने के बाद हमारी टीचर्स की एवरेज रेटिंग होती है 4.8 आउट ऑफ 5, समझ रहे हो? 4.8 आउट ऑफ 5 हमारी एवरेज रेटिंग है। हमारे यहां पर 300 से 500 टीचर्स अवेलेबल हैं, उनके साथ मैं कह रहा हूं 4.8 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट रेटिंग्स, समझ गए? उसके बाद आता है सर सिलेबस कंप्लीट होगा। अरे सिलेबस तो पूरा कंप्लीट होगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट। और सबसे पहली पॉइंट है कि सर मिड टर्म्स तक जो आपने पढ़ लिया है उनका रिवीजन भी होगा। पता है आपका हुआ नहीं है ना, इससे उसका रिवीजन करवाना जरूरी है। तो मिड टर्म्स तक जो आपका छूट गया है उसका पहले, उसके बाद फिर आपका पढ़ाई होगा आगे। लेकिन अगर आपके मिड टर्म्स अब तक नहीं हुए हैं तो गेस व्हाट, दिस इज अ बोनस फॉर यू कि जो बच्चा आज ही के आज इस तरीके से ज्वाइन कर रहा है हमारे साथ, तो बेटा प्लीज समझ लो इस बात को कि आपको मिड टर्म रिविजन्स भी फ्री मिलेंगे। मिड टर्म्स के रिवीजन चल रहे हैं, तो अगर आपका मिड टर्म हुआ नहीं, आपके पास वक्त है, तो बेटा अभी के अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मिड टर्म के रिवीजन्स भी हो रहे हैं, आपके मार्क्स और बेटर हो जाएंगे वहां पर, ठीक है? या तो डर लग रहा है कि पास कैसे होंगे, मिड टर्म रिवीजन्स एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है आपको। अब सर सिलेबस कंप्लीट कब तक होने वाला है? सिलेबस बेटा दिसंबर से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? दिसंबर से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट, यानी कि नवंबर एंड में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सर नवंबर एंड के बाद क्या करेंगे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन का रिवीजन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज देंगे, और ये रिवीजन और ये टेस्ट सीरीज हमारे आकार के बैच के स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री होगी। आप लोगों को डेडिकेटेड पर्सनल टीचर्स भी दे दिए जाएंगे। ऑफ कोर्स आपके साथ मास्टर टीचर्स होंगे
जो आपको सेशन से पढ़ाएंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, सेशन के बाहर भी डाउट सॉल्व करेंगे, लेकिन आपके साथ एक एडिशनल टीचर होंगे डेडिकेटेड, जो आपको मोटिवेट करते रहेंगे हर दिन, आपके डाउट्स लेते रहेंगे हर दिन, आपका गाइड करते रहेंगे हर दिन, आपके साथ रहेंगे हर दिन। वो पर्सनल टीचर्स भी आपके साथ रहेंगे इस रिवीजन के टाइम पीरियड में, आपको मोटिवेट करने के लिए अभी भी रहेंगे आपके साथ, ताकि आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएं। तो सेशन के अंदर और सेशन के बाहर आपके सारे डाउट सॉल्व होते हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है, गाइडेंस मिलती है, और क्या चाहिए होता है जिंदगी में भाई, खत्म, ये हो गए 2-3, और क्या होता है। मास्टर टीचर बता दिया मैंने आपके। अब होती है बात सर प्रैक्टिस की, है ना। जब प्रैक्टिस की बात आती है तो आप लोगों के टेस्ट होते ही होते हैं, टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, और इन सारे टेस्ट और असाइनमेंट्स का डिस्कशन होता है विद एनालिसिस की भाई देखो आप यहां पर बहुत मजबूत हो, बहुत स्ट्रांग हो इस टॉपिक में, तो इसमें और मेहनत करते रहो, लेकिन इन टॉपिक में आप थोड़े वीक हो, इस पे चलो मिलकर ध्यान लगाते हैं। ऐसा एनालिसिस होता है आपका, समझ रहे हो। मजा आ गया। आपके इस पूरे कार्यकाल में आपको अनगिनत नंबर के चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, फुल सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, ये सारी के सारी चीजें एब्सोल्युटली फ्री मिलती हैं। और जो बच्चा आज ज्वाइन कर रहा है, आप लोग को एक और अमेजिंग चीज फ्री मिलेगी, वो होगा टेस्ट सीरीज, जो होगा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। वेदांतु बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कराता है, जो पूरे देश के बच्चे देते हैं, ये जानने के लिए कि भाई उनका पोजीशन क्या आ रहा है, वो भी आप एब्सोल्युटली फ्री दे पाओगे। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। अब जो मैंने बोला था वो थप्पे वाली बात, वो थप्पा वाला सीन क्या है, इस थप्पे को हम कहते हैं वीआईपी। और ये वीआईपी क्या होता है, ये होता है वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस क्या होती है, हम ये कहते हैं आपको कि बेटा देखो, आपने फीस भरी, आपने मेहनत की, हमने दुगनी मेहनत की, आपने चौगुनी मेहनत की, मेहनत करने के बाद हमारे कोर्स में 75% अटेंडेंस लाने के बाद, 75% टेस्ट जो हमने आपको दिया वो भी अटेम्प्ट करने के बाद, अगर आपके मार्क्स नहीं इंप्रूव हुए तो जो भी फीस आपने हमें दी है वो हम आपको वापस कर देंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। एंड लेट मी टेल यू वेरी प्राउडली एंड कॉन्फिडेंटली कि आज तक किसी भी बच्चे ने रिफंड नहीं लिया हुआ है, 0% रिफंड का हिस्ट्री है वीआईपी के थ्रू वेदांतु का, ठीक है। और आपको लगता है सब सुन के सर तो सर क्लासेस बहुत सीरियस होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है बबूबा, क्योंकि सेशन के अंदर तो आपको अनम्यूट भी किया जाता है, अनकैम भी किया जाता है, आपके डाउट्स लेने के लिए सब कुछ होती है, बहुत मजा आता है सेशन के अंदर। और साथ ही साथ आपके क्विजेस होते हैं, पर्सनल टीचर्स आपके डाउट सॉल्व कर लेते हैं, मास्टर टीचर भी डाउट सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग यूट्यूब में चैट करने की तरह चैट भी कर सकते हो, बढ़िया मजा आता है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। करना क्या है, जैसा मैंने कहा 8 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पहले वीक ऑफ दिसंबर में, और शॉर्ट रिवीजन सेशंस भी होंगे आपके फर्स्ट टर्म यानी कि मिड टर्म्स के चैप्टर्स कवर करने के लिए। और बोलो बल्ले बल्ले। और ये पूरा सेशन होने, ये पूरा बैच है इंग्लिश का, जहां पर जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। तो करना क्या बेटा, सिंपल तरीके से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म में अपने डिटेल्स डाल दीजिए, और मेरी टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगी, और आपको इस पूरे जर्नी, एनरोलमेंट जर्नी में आपकी हेल्प करेगी। अगर आप कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो तो एक नंबर भी मैं डाल रहा हूं उस गूगल फॉर्म में, और गूगल फॉर्म क्या मैं डायरेक्टली इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यहां पे डाल रहा हूं, लाइन पे सिंपल सा, उस नंबर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो आप, और सीधा मेरी टीम के एक बंदे उठाएंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे, और अगर आपको एनरोल करना है तो एनरोलमेंट के रास्ते में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, बढ़िया। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ, एंड मेक श्योर दैट यू आर नेवर चीटिंग। अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम, दिस अभिषेक, टाटा बाय बाय, peace people।